आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। साधना प्राइम न्यूज, साधना प्राइम न्यूज, साधना प्राइम न्यूज। Hi guys, I'm Shani from Miriachi and you're watching Sadhana Prime News. क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। Hi, I'm Vicky Kaushal and you're watching Sadhana Prime News. हेलो एवरीवन, मैं हूं करण भाई और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। You're watching साधना प्राइम न्यूज क्योंकि सच जरूरी है। Hi, you're watching साधना प्राइम न्यूज क्योंकि सच जरूरी है। हाय, मैं हूं शिल्पा अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज क्योंकि सच जरूरी है। साधना न्यूज का प्रवर्तित नाम साधना प्राइम हो रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि पूर्व की भांति यह है निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाचार के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसके लिए पुनः मेरी बार बार शुभकामनाएं। साधना प्राइम न्यूज। गूगल ने फिर पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को पहुंचाया नुकसान, दुनिया के स्टूपिड प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में किया शामिल। पहले मोदी को टॉप 10 क्रिमिनल में किया गया था शामिल। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही भी हुई स्थगित। सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। ईडी कांड बीजेपी की चाल, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का पलटवार, अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी की चाल। फांसी की सजा से बचने के लिए याकूब मेमन ने चला आखिरी पैंतरा, मेमन ने डेथ वारंट को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मेमन की क्यूरेटिव याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है कोर्ट। और श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टेस्टिंग के लिए विराट कोहली होंगे कप्तान, 4 साल बाद अमित मिश्रा की वापसी। साधना प्राइम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अजितेश मिश्रा। यूपी स्पेशल में आज हम बात करेंगे बी अवेयर फाउंडेशन की संरक्षिका और समाजसेवी अपर्णा यादव की। लखनऊ के कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने जिस शानदार अंदाज में अपने विचार रखे, उसकी हर तरफ चर्चा और तारीफ हो रही है। अब आपको बता दें कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। वो समाज सेवा में अपना अहम योगदान देती हैं और अपने खास अंदाज से लोगों को अपना कायल बना देती हैं। लखनऊ के राय उमानाथ प्रेक्षागृह में सुरक्षा एवं अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में अपर्णा ने महिलाओं को सहनशीलता और शर्मीलेपन का ताज पहनाए जाने का जिक्र करते हुए उसे उतारना और फेंक देने पर जोर दिया है। उन्होंने महिलाओं से सभी बातों को संजीदगी से समझने और उसका डटकर मुकाबला करने की अपील की, ताकि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर रोक लगाई जाए। अपर्णा ने महिलाओं और लड़कियों को कानून की बारीकियां समझाते हुए कहा कि आप कानून से ना डरें और ना ही पुलिस से। इस मुद्दे पर पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम अपर्णा की हुंकार। तो बने रहिए हमारे साथ। तो समाजसेवी अपर्णा यादव ने महिलाओं और बच्चियों को खास तौर पर जागरूक करने के लिए एक खास बातें उन्हें बताई हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर आता है, फिर वो चाहे जीने का अधिकार हो या विकास के लिए अवसर। आपको बता दें कि अपर्णा ने कहा कि समाज ने हमें सहनशीलता और शर्मीलेपन का ताज पहना दिया है, जिसे हमें उतार फेंकना होगा। अपने इरादे को मजबूत कीजिए और दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम अपने ऊपर हो रहे किसी तरह के अपराध का डटकर मुकाबला करेंगे और समाज में महिलाओं के प्रति गलत निगाह रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बातें सामाजिक संस्था बी अवेयर फाउंडेशन की संरक्षिका समाजसेवी अपर्णा यादव ने राजधानी के राय उमानाथ बाली प्रेक्षागृह में आयोजित महिला सुरक्षा एवं अधिकार विषय पर आयोजित सेमिनार में कही। बच्चों को खास तौर पर समझाया गया और महिलाओं को भी उनके अधिकार बताए गए और खास तौर पर जो डर
अक्सर देखा जाता है, जो कानून का डर होता है, पुलिस का डर होता है। कहा गया महिलाएं पुलिस से डरे ना, अगर उन्हें कोई समस्या है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उससे बताएं, शर्माएं नहीं, क्योंकि अगर वो उस बात को दबा कर रखेंगी तो ऐसा उनके साथ दोबारा भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इन सभी बातों को संजीदगी से समझने के लिए कहा गया और डटकर मुकाबला करें, निश्चित रूप से अपराध पर अंकुश लग जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी अपराध के खिलाफ आप खड़े हो तो जाहिर सी बात है उस पर अंकुश लगना जरूरी है और वो लगकर भी रहेगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अपर्णा ने कहा कि समाज ने हमें सहनशीलता और शर्मीलेपन का ताज पहना दिया है। और अब हम सीधा लखनऊ चलते हैं, जहां पर हमारे साथ दो खास मेहमान डॉक्टर के सुधा राव, सामाजिक कार्यकर्ता, और दया बिष्ट, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सबसे पहले हम सुधा राव जी के पास चलेंगे। सुधा जी, जिस तरीके से आज की तारीख में एक अहम समस्या बनी हुई है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चियों के लिए, कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है और उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, इसे वो बताने से शर्माती हैं क्योंकि समाज शायद उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें, अपर्णा यादव ने उन्हें समझाया और खास तौर पर एक महत्वपूर्ण बात बताई कि कानून से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस से कतई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे अपनी समस्या या अपना अपराध जो आप पर हुआ है, तो शायद उस पर अंकुश नहीं लग पाएगा, और अगर बताएंगे तो अंकुश जरूर लगेगा। देखिए, ऐसा है कि महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक आप सवाल उठाते हैं, तो मेरे ध्यान में तो ये बात है कि महिला स्वयं में इतनी शक्तिशाली है और ये सशक्तिकरण का नाम दे देके उसको और ये दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि वो कमजोर है, इसलिए उसको सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ये बिल्कुल गलत है। आप चाहे किसी जमाने में चले जाइए, ऊपर देवी देवताओं और दानवों पे भी जब संकट आता था तो वो भागते थे देवी दुर्गा की तरफ ही और किसी की तरफ नहीं, उनके आगे वही आती थी जो उनकी रक्षा करती थी। और आपके समाज की अगर आप बात करें तो महिला में जितनी शक्ति है वो अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकती है, परंतु कुछ सामाजिक आवरण ओढ़े हुए जो लोग हैं उनकी आड़ में जो ये गलत काम होता है और उनको जो संरक्षण मिलता है, अब चाहे वो कहें पॉलिटिकल पार्टियों से या लोगों से या धनाढ्य लोगों से या सम्रांत लोगों से, वो अपने में इतनी गलत चीज है, उसे हमें रोकना है। सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि आप हमें बंदूक सुधा जी, आपको हम रोकना चाहते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर समाज सेवी अपर्णा यादव जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, सबसे पहले साधना प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। जी अपर्णा जी, जिस तरीके से अगर हम देखें, आपने बी अवेयर फाउंडेशन के जरिए जिस तरीके से खास तौर पर महिलाओं को ये बात समझाई है, उनके अधिकार समझाए हैं, ऐसे में मेरा सवाल ये है कि आखिरकार आज की तारीख में जिस तरीके से एक अहम समस्या महिलाओं के लिए खास तौर पर यह है कि जो समाज का एक पर्दा उनके ऊपर डला हुआ है, जिसे वो अपने समस्याएं या अपने ऊपर जो अपराध हुआ है वो बताने में शर्माती हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और खास तौर पर किस तरीके से आखिरकार वो शर्म का जो पर्दा है उसे हटाएं और अपने ऊपर हो रहे अपराध पर अंकुश लगाएं? देखिए, मेरा मानना यह है कि महिलाओं को अपने हित के कानून के बारे में जानकारी देना ये बहुत जरूरी है जी। और हम बच्चियों के लिए हमेशा कहते हैं कि उनको पढ़ा लिखा के हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, एक समाज का एक ऐसा अंग बनाना चाहते हैं जहां वो अपना योगदान पूरी तरह से दे सकें और प्रोडक्टिव यूज में आ सकें पॉपुलेशन के उसमें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ बच्चे प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, मैं ये चाह रही हूँ कि इकोनॉमी में प्रमोट करना चाहते हैं हम जी। बट डेफिनेटली हम बच्चियों को उससे भी ज्यादा जरूरी है जी कि उनके हित में जो इस देश में कानून बने हैं जी, ई और ABCD से ज्यादा उनको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर। अगर उनको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो वो किसके पास जाएं जी, किसके पास अपनी बात रखें और खुल के बात रखने की पहल जो है माँ बाप से शुरू होगी जी। तो जब हम स्वस्थ एनवायरनमेंट बनाएंगे उनके सोच के लिए अपने घर में खुद उसका निर्माण होगा जी, तब जाके बच्ची हमारी खुलकर बोल पाएगी, तब जाकर हमारी बच्ची एक स्वस्थ समाज का पार्ट बन पाएगी। जी अपर्णा जी, इसके साथ ही साथ आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम एक शहरी विकास की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो महिलाएं जो लड़कियां
स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वहां पर ज्यादातर जानकारी उन्हें वहां पर दी जाती है, कहा जाता है कि वो तमाम चीजों की जानकारी रखती हैं। लेकिन वहीं अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर अक्सर जाकर देखते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो काफी लंबे समय से घुट रही हैं, समस्याओं से उन्हें मुश्किल हो रही है, लेकिन वो बता नहीं पा रही हैं। इस शहर और ग्रामीण के इस फर्क को किस तरीके से खत्म करना होगा? मैं पहली बात तो आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो इतना काफी मैंने विषय चिंतन किया है पिछले 2-3 सालों में। मुझे लगता है कि और भी लोग इस पे रिसर्च कर रहे होंगे और डेफिनेटली उन्होंने भी काफी कुछ ऑब्जर्व किया होगा। बट फैमिली की जो बेसिक फाउंडेशन है हमारे यहाँ, आप चाहे शहरी उसमें देखिए या फिर आप ग्रामीण उसमें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो अनएक्सेप्शनली स्ट्रांग पाएंगे आप भारत की जितनी भी फैमिली का स्ट्रक्चर है। भाई अगर न्यूक्लियर फैमिली भी अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं, अर्बन सिटीज में है, तब भी आपस में काफी प्रेम है। एक ये भारत का एक नॉर्मल परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली जो डिसइंटीग्रेटेड है जी। बट हम एक ऐसी सोसाइटी का कब एक तरह से चेहरा कब तक आएगा जब वो रेजिलिएंट होगा, एक तरह से डेमोक्रेसी जो एसेंस है भारत का, सेल्फ रिलायंट, तब तक हम नहीं बता सकते हैं, चाहे वो शहरी रूप से हो चाहे वो ग्रामीण रूप से हो, जब तक महिला खुद की ऊपर निर्भर नहीं होगी, जब तक उसको आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिलेगी। और इसके आप बोलिए। चीज और देखेंगे, जो आपका सवाल है मैं उस पर आ रही हूँ। ये इसलिए भी है कि आप अगर देखें कि ग्रामीण महिला फिर भी बोलती है अपने बारे में, उसके पास फिर भी एक तरह से आस पास की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं गांव की या बुजुर्ग हैं गांव में, है ना, जिनके साथ वो एटलीस्ट वो अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। घुट तो रहे हैं वो, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात बिल्कुल। मैं और बिल्कुल जाहिर सी बात है, काफी ऐसी फैमिलीज पे भी देखा गया है जहाँ पे मतलब काफी डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर रही है महिलाएं गाँव में, मगर ऐसा नहीं है कि वो बात करने का उनके पास जरिया नहीं है। बट हमें उनमें ये चीज की चेतना जगानी पड़ेगी कि कब तक वो ये सहेंगी और कब वो आएंगी सामने और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। तो उनको ये तभी हम बता पाएंगे जब हम उनके पास खुद जाकर कानून के बारे में उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि जब तक उनको बारे में बताया नहीं जाएगा कानूनों के बारे में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो खुल के अपनी बात कह सकती हैं। जी बिल्कुल। अपर्णा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दया बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। दया जी, आपसे समझना चाहते हैं कि दरअसल जैसा कि आपने अपर्णा जी को भी सुना और उसके बाद हम ये चर्चा भी लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार आज की तारीख में महिलाओं को सजग किस तरीके से बनना पड़ेगा, और क्या सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी महिलाओं के प्रति अपनी जो सोच है वो यहाँ पर बदलनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। महिलाएं जो है, मेरे ख्याल से हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बिल्कुल हमारे माता पिता के हमारे घर से होती है। और प्राथमिक शिक्षा के आधार पर हम बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो ये समझ लें कि अगर उनको बाहर निकलना है तो किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा और किन किन चीजों का जवाब देना है उनको। तो मेरे ख्याल से प्राथमिक शिक्षा माता पिता देते हैं, उसके बाद स्कूली शिक्षा में भी इतनी सारी चीजें आजकल बताई जाती हैं कि मेरे ख्याल से बच्चियां अपना अच्छा बुरा सब समझ सकती हैं। जी, समाज सेवी अपर्णा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अपर्णा जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं जानकारी की, आज की तारीख में क्या अब ये जरूरी हो गया है कि हर राज्य की सरकार को और अपने सिलेबस में खासतौर पर बच्चों को महिला सुरक्षा और खासतौर पर जो कानून के अधिकार हैं लड़कियों के, महिलाओं के, उनको यहाँ पर उनके विषय में ऐड करना ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि बच्चे अगर पढ़ें उन्हें खुद भी समझे। और अक्सर कहा जाता है कि बच्चे जब घर जाते हैं तो उनकी माँ उन्हें पढ़ाती हैं या अपनी माँ को स्कूल के बारे में बताते हैं, तो उस चीजों से अपनी माँ को भी जानकारी दे सके, अपने घर में भी लोगों को अवेयर कर सकें। सर्टेनली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ बी अवेयर और जो सेमिनार हम करते हैं, बिल्कुल,
मैं पॉसिबली ये चीज डलवाना चाहती हूँ हर एक सिलेबस में, चाहे वो ICSE हो, CBSE हो या यूपी बोर्ड हो। और काफी इसमें हम अपने स्कूल्स का भी समर्थन ले रहे हैं, जिन जिन स्कूल्स में मैंने अभी तक सेमिनार किया है कि हम इसको एंडोर्स कराएं उस प्रोग्राम में जो हमारे भारत का इतना अहम कानून क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ जो 2012 दुर्भाग्यवश जो निर्भया कांड हुआ उसके बाद आया हमारे सामने, तो वो लॉ बहुत अच्छा बना है। क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ, छेड़खानी है या फिर पीछा करना है, ये सब पहले 2012 से पहले कोई जुर्म नहीं था, मगर अब ये जुर्म है और इस पे आपको 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। एंड ये इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है कि अगर हम बच्चों को, टीचर्स को या उनके अभिभावकों को बताएं ये बात कि इवन इन द वेरी इंटेंशन ऑफ द क्रिमिनल जो ये करना चाहे, किसी भी महिला की अस्मिता से खिलवाड़ करना चाहे, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय पे भी 3 से 7 साल तक की सजा है और नॉन बेलेबल है ये, राइट। तो हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने भी ये बात रखी है काफी सारे स्कूल्स के सामने, क्योंकि हम सेंट्रल जो HRD मिनिस्ट्री है, ऑनरेबल मिनिस्टर को तभी लेटर देना चाहते हैं जब हमारे पास काफी सारे स्कूल इकट्ठा होकर ये चीज एडमिट करें जो आज जरूरत है, जो न्यू सिचुएशन हमारे सामने अराइज हुई है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी तब तक हम गारंटी नहीं कर सकते हैं बच्चियों को जब तक उन्हें अपने लॉज के बारे में पता ना हो। भाई हम ये तो प्रोग्राम बड़ा अच्छा बना दें कि बेटियां पढ़ें और बेटियां आगे बढ़ें, मगर बेटियां क्या पढ़ें उसमें बहुत जरूरत हमें है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। उनको पढ़ाएं। मैं हमेशा ये बात अपने सेमिनार्स में कहती हूँ और भी पेरेंट्स जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं कि आपके सोशल रिफॉर्मर्स होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, साइंटिस्ट होंगे, सब कुछ आपके लिए बना देंगे। नई खोज चल रही है, नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, दिन प्रतिदिन हम जो है बदलते जा रहे हैं, अच्छे युग का निर्माण कर रहे हैं। पर जो है हम तब तक ये नहीं कर देंगे जब तक हम अपनी बच्चियों को सशक्त नहीं करेंगे, उनको ये बताएंगे ही नहीं कि उनके हक में क्या है और उनके लिए क्या क्या अच्छी चीजें बनी है हमारे कानून में। बिल्कुल बिल्कुल। अपर्णा जी अब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर के सुधा राव, सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार बनी हुई हैं। राव जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और खास तौर पर एक अक्सर समाज में एक बात कही जाती है, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान कहा जाता है, लेकिन दरअसल अगर हम देखें, इतिहास में भी देखें या हमारे पुरानी कई कथाओं में देखें तो अक्सर हमेशा से महिलाएं जो हैं वो सर्वोपरि रही हैं, लेकिन आज की तारीख में जो मायने हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। क्या हमारे समाज से ये तमाम जो कुप्रथा चल गई हैं इनको खत्म करने के लिए जरूरी है कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान नहीं, महिला प्रधान देश है और महिला प्रधान समाज है, तभी जाकर सोच बदलेगी क्या? नहीं, इस पे तो मैं विश्वास नहीं करती। आप जो कह रहे हैं कि महिला प्रधान देश हो, सवाल महिला प्रधान या पुरुष प्रधान होने का नहीं है। सवाल ये है कि महिला अपने में कितनी शक्तिशाली है, चाहे वो एक बच्ची है, चाहे वो युवा लड़की है या कोई अधेड़ औरत है। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, इसकी सोच भी होती है ना, इसकी सोच भी सुधा जी, इसकी सोच भी समाज में होती है, इसकी सोच भी समाज में होती है। कई बार हम देखते हैं जो भ्रूण हत्या का मामला चलता है, खासतौर पर फीमेल फोर्टिसाइड, ये शायद इसी मानसिकता का शिकार होता है, तभी इस तरीके की घटनाएं लोग अंजाम देते हैं। देखिए, फीमेल फोर्टिसाइड का जहाँ तक सवाल है उसमें मैंने भी बहुत करा है, काम भी करा है। फीमेल फोर्टिसाइड के लिए कुछ हद तक हालांकि हो सकता है उससे लोग न सहमत हो, महिला स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। वो खुद नहीं चाहती कि मुझे दूसरी या तीसरी लड़की हो, और स्पेशली इस नॉर्दर्न बेल्ट पे जहाँ तक आप अगर नागपुर के उस पार जाए जहाँ सदर्न बेल्ट कहलाता है, वहाँ पे तो हम पहली लड़की अगर होती है तो उसे लक्ष्मी कहकर स्वीकार करते हैं। वहीं आप नॉर्दर्न बेल्ट के लोगों की सोच को बदलना बहुत जरूरी है, और इसमें महिलाएं जब तक खुद आगे नहीं आएंगी कि नहीं मैं भ्रूण हत्या नहीं करवाऊंगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मेरा अपना बच्चा है और उसको संरक्षण देना मेरी खुद की ड्यूटी है, और ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो दूसरे को कितना मोटिवेट करती है। मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने 30-35 साल के कैरियर में जब हम लोग महिला कल्याण या पुरुष सेक्टमी की कैंप लगाते थे, तो आज भी महिलाएं ज्यादा करवाती हैं ऑपरेशन, पुरुष कम करवाते हैं। इसमें भी मैं तो ये कहूंगी कि महिला की अपनी कमजोरी है, जब वो अपने घर में बाकी बात अपने मन से कर सकती
से बदलना भी यहाँ पर जरूरी है। जी, हमारे साथ समाज सेवी अपर्णा यादव लगातार बनी हुई है फोन लाइन पर, उनके पास हम चलेंगे। अपर्णा जी, आज की तारीख में अगर हम देखें तो क्या सामाजिक लोक लज्जा, आत्मबल और आत्म सुरक्षा की कमी, पुलिस का डर, कानून का भय, ये कुछ शब्द हमारे समाज में ऐसे बन चुके हैं तो शायद महिलाओं के लिए जो अपराध होता है, जब महिलाओं पर अपराध होता है, उसे सहने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है इन शब्दों के जरिए। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस का डिमोनिफिकेशन तो काफी जो राक्षसीकरण करा गया है जी, उसमें जो है काफी हाथ जो है हमारे मीडिया का भी है। अफसोस की बात है ये बहुत जी, बट उसमें मैं ये भी कहूंगी कि मैं हर पुलिस अफसर अच्छा नहीं होता और हर पुलिस अफसर बुरा नहीं होता। बिल्कुल, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये जितने भी लोग हैं हमारे भाई या बहनें जितनी भी पुलिस में हैं, ये बात समझनी जरूरी है कि ये इसी प्लैनेट से हैं, इसी धरती से हैं, ये किसी और ग्रह से नहीं है जी। पर क्या होता है, क्योंकि हमें अज्ञानवश है, हम एक ने ऐसा काम किया तो हम सोचते हैं कि हम पूरे डिपार्टमेंट के लिए या पूरे उस पर्टिकुलर समाज के लिए वैसी धारणा बना लेते हैं। तो मैं ये चाहूंगी और अपील करूंगी साधना न्यूज की तरफ से, जितने भी दर्शक आपके हैं जी, कि अगर हमने एक छोटी सी पहल शुरू करी है जी, कि हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता थे हमारे, उन्होंने बोला जब आजादी के टाइम पे लोगों को बोला कि आप जो है जेल भरो आंदोलन जी, तो अपर्णा यादव ने एक और आंदोलन सा समझ लीजिए इसको छेड़ दिया जी, और अभी तक हम 5000 से ऊपर लोगों को करा चुके हैं। मैं प्रमोट करती हूँ कि बच्चे जाएं, टीचर्स जाएं, अभिभावक जाएं, खाना देखें कि कैसे पुलिस काम करती है जी। और बहुत ही अच्छे मुझे लगा आप पूछेगा भी जिन स्कूल में हमने किया है या जिन लोगों के साथ हमने जिन डिस्ट्रिक्ट में ये काम किया है जी, उनकी लाइफ में कितना कंसिडरेबल चेंज आया है जी, क्योंकि एक तरह से जब हम अपने माता पिता को बता सकते हैं जी, या अपने दोस्तों को बता सकते हैं या अपने जो जिस वर्क कल्चर में आप काम करते हैं उनमें कुलीग्स को बता सकते हैं कि हमारे साथ कोई घटना घटी है, बिल्कुल, तो डेफिनेटली आप पुलिस को भी बता सकते हैं। बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल, बस वो डर खत्म करने के लिए। अपर्णा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। जी, मैंने यही चीज शुरू करी है कि गांधी जी ने कहा कि जेल भरो आंदोलन जी, और हमने शुरू किया जेल देखो आंदोलन, क्योंकि आप जो है बच्चों को जरूरत है कि वो देखें बिल्कुल और अपना डर खत्म करें। बिल्कुल, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा डर नहीं खत्म होगा। बिल्कुल। अपर्णा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि इस तरीके के जो काम लगातार किए जा रहे हैं, चाहे हम बी अवेयर फाउंडेशन की तरफ से बात करें, लगातार महिला सुरक्षा की बात करें या अवेयरनेस की बात करें, आगे और किस किस तरीके के नए मुकाम और नई चीजें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, अभी हमारी पूरी सोल एनर्जीज जो है इसी पर लगी हुई हैं कि हम जो है एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि हर जगह का और हर एक कम्युनिटी का अपना एक कल्चर है, एक अपना ट्रेडिशन है, एक अपना क्या कह सकते हैं पार्टिसिपेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। वो जैसे अभी एक समाज सेवी अभी कह रही थी कि जो है सारी महिलाओं को इकट्ठा होकर उस मोहल्ले के साथ भी अगर किसी के साथ बदमाशी हुई है तो उस मोहल्ले की सारी महिलाओं को एकजुट होकर आगे आना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बट वॉलंटरली हम पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम जानते नहीं हैं या हम डरते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। तो हमें ये जनरेट करने की कोशिश करनी है। मैं अपने इस कार्य से, इनिशिएटिव से यही जनरेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वॉलंटरली खुद से ये लोग आगे आए और एक फोर्स की तरह काम करें जी, जिसमें बदलाव तभी हम महसूस कर पाएंगे। जैसे हम कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट में शुरू हुआ और उसके अभी तक काउंटर इफेक्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ भारत में भी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बिल्कुल, तो फिर हम वैसे ही इस चीज को लें जी और एकदम भय को अपने दिमाग से खत्म कर दें। बिल्कुल, और तभी तमाम चीजें जो है वो बेहतर हो पाएंगी। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधना प्राइम से बात करने के लिए। हमारे साथ मेहमान लखनऊ से जो बने हुए हैं उनसे हम सीधा चलेंगे। सुधा जी, क्विक रिएक्शन आपसे चाहते हैं कि आखिरकार समाज में किस तरीके से महिलाओं के लिए बदलाव हो ताकि उन्हें माहौल अपने अनुकूल लगे।
देखिए बदलाव के लिए तो दोनों ही जिम्मेदार है, महिला भी और पुरुष भी। बिल्कुल। और जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि मुझे बदलाव चाहिए, आप बदलाव नहीं ला सकते, चाहे वो ग्रामीण परिपेक्ष हो या शहरी परिपेक्ष हो। आप खुद में लाइए और हमेशा सोचिए कि मैं सशक्त हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, मैं एक डॉक्टर होने के नाते शरीर की संरचना जहाँ तक है, तो ये जो लोगों का एक मानना है कि महिला शरीर से कमजोर होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि महिला शरीर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये अलग बात है कि उसकी कद काठी उतनी ऊंची। बिल्कुल, ये अलग बात है कि समाज में उस तरीके के बदलाव हो और लोगों की मानसिकता यहाँ पर बदले। दया जी, आपसे चाहते हैं इस पूरे मामले पर एक आखिरी राय। मेरे ख्याल से राव जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं को स्ट्रांग होने के लिए पहले खुद से अंदर से स्ट्रांग होना, अंदर उनकी सोच, अपने आप को चेंज करने के लिए खुद ये सोचना है कि हमें किस तरीके से, किस पॉइंट पर, कहाँ पर कैसे अपनी लड़ाई लड़नी है। ये कई चीजों से आजकल जानकारी मिल जाती है, टीवी के माध्यम से या फिर शिक्षा के माध्यम से, घर से, हमारे माता पिता से जी। और सारी जानकारी अगर हमको सही है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका दया जी और सुधा राव जी, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे खास कार्यक्रम में अगर हम देखें तो जिस तरीके से अपर्णा यादव हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने खास यहाँ पर बात बताई कि गांधी जी द्वारा कहा गया था जेल भरो, और अब जिस तरीके से बी अवेयर फाउंडेशन कह रहा है कि आओ जेल देखें, तो जाहिर सी बात है कानून से डरे ना, कानून को समझें, कानून का इस्तेमाल करना सीखें। आखिरकार कानून किस तरह से आपकी मदद कर सकता है वो देखें, और खास तौर पर महिलाओं को अपने ज़हन में ये बात बैठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना प्राइम के साथ। नमस्कार। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम, IUCD, गर्भ निरोधक गोलियां। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। Can't find my passport. Julia, where's my bag? Where did you leave the bag? I had my passport in the bag and I can't find it. Thank you. Take this, please. No, sir. My pleasure. I dedicate this song to Mohan uncle. शुक्रिया मोहन जी, बहुत खूब। हम अपने मेहमानों से अच्छा व्यवहार करते हैं यहाँ, और उसकी गूंज सुनाई देती है। वाह! आइए, देश का सर गर्व से ऊंचा करें। अतिथि देवो भव। स्टिंग के घेरे में सीएम रावत के निजी सचिव, भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे मोहम्मद शाहिद, उत्तराखंड समेत देश की गरमाई सियासत। बीजेपी ने दागे कांग्रेस पर सवाल, आखिर क्या है स्टिंग का सच? देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ साधना प्राइम पर। स्टिंग, सचिव और सच।